वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस में। अगर आपको इस चैनल के हमारी क्लासेस के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक आवर वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट रेगुलर नोटिफिकेशंस। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्लास 8th NCERT बुक्स का चैप्टर नंबर 3, एक्चुअली इट इज़ द चैप्टर नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग लॉज, और ये पार्ट है SPL बुक का, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो कानूनों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। वैसे जब कभी भी कानून शब्द हमारे सामने आता है, लॉ शब्द हमारे सामने आता है, तो हमारे दिमाग में तस्वीर उभर करके आ जाती है हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, या किसी भी तरह के कोर्ट की जो कोई भी हमने अपनी लाइफ में देखा होगा। तो शुरू करने से पहले कुछ एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। पहली तस्वीर एक शादी की तस्वीर है। तो इस तस्वीर को देख करके क्या आप ये कह सकते हैं कि ये जो शादी का कार्य है ये कानूनी रूप से सही हुआ है? जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि ये जो कार्य हुआ है ये कानूनी रूप से बिल्कुल सही नहीं हुआ है, क्योंकि शादी की एक लीगल उम्र हमारे कानून के हिसाब से फिक्स की गई है कि लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। नीचे की जो आप फ़ोटो देख रहे हैं जिनमें 3 लड़कियां दिख रही हैं, क्या वो फ़ोटो सही है आपके हिसाब से? जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि जब किसी भी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो उन्हें राइट टू वोट मिलता है। तो कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो कानूनन ठीक होती हैं और कुछ एक ऐसी चीज़ें होती है जो कानूनन ठीक नहीं होते हैं। तो कुछ एक कानूनों के बारे में आप पहले से ही जानते हैं कि शादी की सही उम्र का कानून क्या है, फिर राइट टू वोट की सही उम्र का कानून क्या है। तो वोट से एक चीज़ और याद आती है कि नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। और जनरली वोट देते हैं तो आपकी जो पहली उंगली है उसके ऊपर एक इंक का निशान लगाया जाता है। तो लॉ के बारे में जानने से पहले हमें ये भी जानना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ क्या है, कानून का शासन क्या है। किसका शासन? कानून का शासन। किसी व्यक्ति का शासन नहीं, किसी संस्था का शासन नहीं, कानून का शासन। अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। अगर कोई 2 व्यक्ति मिलकर के एक ही कानून तोड़ेंगे तो उन्हें बराबर सज़ा मिलेगी। तो रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, पहली कंडीशन, ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ। सभी व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर है। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स। कोई भी कानून डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता लोगों के बीच में धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे और लिंग के आधार पे, जेंडर के हिसाब से। तो इस तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। नो वन कैन बी अबोव द लॉ, नीदर ए गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर ए वेल्दी पर्सन नॉर इवन द प्रेसिडेंट। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, ना ही कोई सरकारी अधिकारी, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास खूब सारा पैसा हो। इवन राष्ट्रपति भी कानून के ऊपर नहीं है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, उसमें कोई एक सरकारी अधिकारी है, वो अपने बेटे की गिरफ्तारी से बचने में सहायता करता है। फिर ये भी पूछा गया है कि क्या उसने सही किया, तो वो उसने सही नहीं किया, क्योंकि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। वो किसी बड़े अधिकारी का बेटा है इसलिए वो कानून से बच जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये रूल ऑफ लॉ है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो इसका हिस्टोरिकल
पार्ट देखते हैं कि हमारे साथ शुरू से ही डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। बिफोर 1947, 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 1870 में एक एक्ट आया था, सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, यानी कि देशद्रोह का अधिनियम, देशद्रोह अधिनियम जो 1870 में आया, उसमें एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल, बिना किसी ड्यू ट्रायल के ही, बिना किसी कानूनी ट्रायल के ही, बिना किसी उचित जिरह के, बिना किसी उचित मुकदमे को चलाए हुए किसी भी व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार कर सकती थी। फिर एक दूसरा हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ हमारे साथ, बहुत सारे हुए, सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए हैं। द रॉलेट एक्ट 10 मार्च 1919 को हुआ था, ये पारित, ये जो कानून बना था रॉलेट एक्ट, ये 10 मार्च 1919 को बना था। इस कानून को कहते हैं काला कानून, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि ना अपील, अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो आप कोई भी अपील नहीं कर सकते। तो जब आप कोई अपील नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप कोई वकील भी नहीं करेंगे। तो कहा गया ना अपील ना वकील। तो जब कोई कानून भी नहीं होगा, जब कोई वकील नहीं होगा, जब कोई अपील नहीं होगी, तो कोई दलील, आपकी तरफ से कोई तर्क भी नहीं सुना जाएगा। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ड्यू ट्रायल, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू वर अरेस्टेड। टू प्रोटेस्ट दीज अरेस्ट्स, ए पब्लिक मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 13 अप्रैल 1919 एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर। अमृतसर में जो 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, उसके खिलाफ 2 लोगों ने लड़ाई लड़ी, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा बुलाई गई जलियांवाला बाग अमृतसर में। तो वहाँ पे जनरल डायर आया अपने ट्रुप्स के साथ और उसने फायर करने के आदेश दे दिए। तो बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही कानून कुछ इस तरीके के बने कि भारतीयों पे अत्याचार हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो इसका रेस्पॉन्स क्या हुआ? बहुत सारे जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, उन्होंने फाइट करना शुरू कर दिया कि हमें इक्वलिटी चाहिए, हमें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन चाहिए और हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए, कानून का शासन चाहिए, व्यक्ति का शासन नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं, जनरल डायर का शासन नहीं। हमें किसका शासन चाहिए? लॉ का, कानून का। आप एक कानून बनाइए जो सभी के लिए एक समान रूप से लागू होते हों, और उसके साथ ही साथ हमें इक्वलिटी चाहिए, समानता चाहिए। ऐसे नहीं कि अंग्रेज़ों का जैसे जब मर्जी आए वैसे वो हमारे साथ बिहेवियर कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। तो उसके बाद आप सबको पता है 15 अगस्त 1947 को बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो हम आज़ाद हो गए। और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया जिसमें हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कानून बनाना शुरू किया। तो अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, इनके ऊपर एक बाध्यता है कि वो ऐसे कानून बनाएंगे जो जनता के हित में हो, जनता के लिए अच्छे हों। तो ऐसा ये कानून बनाया, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। 6ठी क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो जिसका मुख्य सार ये है कि सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी का बंटवारा सब में एक समान रूप से होगा। पहले इस कानून के बनने से पहले पुत्रियों को, डॉटर्स को बराबर हिस्सा नहीं मिलता था, उनकी केवल शादी कर दी जाती थी। तो ये नए कानून बनते कैसे हैं? द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। देर आर मेनी वेज थ्रू विच दिस टेक्स प्लेस। बहुत अलग अलग तरीके से वो बना सकती हैं संसद, पार्लियामेंट। डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी दैट रेज द नीड फॉर पर्टिकुलर लॉ। इस चैप्टर के बारे में जिसके हम चर्चा करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस, उसके अगेंस्ट में एक लॉ बनाने के लिए लोगों ने डिमांड रखी।
सिटीजन का रोल भी क्रूशियल हो जाता है कि वो संसद की सहायता करे कि वो नए जो कानून बनाएं उसमें उनको क्या क्या प्रोविजंस चाहिए, क्या क्या उसमें चीज़ें होनी चाहिए। और जब लोग पार्लियामेंट के सामने अपना कोई पॉइंट लेकर के जाते हैं, अपना कोई इशू लेकर के जाते हैं, तो पार्लियामेंट को भी ये चाहिए कि वो उन लोगों के प्रति सेंसिटिव रहें, और अगर पार्लियामेंट को वो इशू ठीक लगता है, वो पॉइंट ठीक लगता है, तो उसको उस कानून में भी शामिल करे। तो डोमेस्टिक वायलेंस ये शब्द अभी आपने पढ़ा, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? डोमेस्टिक वायलेंस रेफर्स टू द इंजरी और हार्म और थ्रेट ऑफ इंजरी और हार्म कॉज्ड बाय एन एडल्ट मेल। अगर कोई पुरुष किसी महिला को किसी तरह की कोई चोट पहुंचाता है, किसी तरह की कोई चेतावनी देता है, यूजुअली द हस्बैंड, घर का कोई पति अगर अपनी पत्नी को कोई धमकी देता है, उसको कोई किसी तरह की कोई चोट पहुंचाता है, तो इसको डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। तो इसका अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि उसको फिजिकली पीटा गया हो, शारीरिक रूप से उसको प्रताड़ित किया गया हो। ऐसी प्रताड़ना, ऐसी अब्यूजिंग मानसिक रूप से भी की जा सकती है, इमोशनली भी की जा सकती है। और इसमें पहले केवल पत्नी शामिल थी कि कोई पति अपनी पत्नी को पीटता है, तो अब इसमें घर की सारी महिलाएं शामिल हैं। एक बेटा भी अपनी माँ को पीट सकता है, तो इसलिए घर की सारी महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। और जिनको मेल के अगेंस्ट किसी तरह की कोई थ्रेट, किसी तरह की कोई चेतावनी हो सकती है कि कोई मेल उन्हें पीट सकता है या उन्हें प्रताड़ित कर सकता है। तो प्रोसेस क्या हुई, किस तरीके से कानून बना? 1990 में थ्रू आउट 1990s, 1991 टू 2000 तक एक नए कानून को बनाने के लिए अलग अलग लोगों ने फोरम बनाए। 1999 तक जो लॉयर्स थे, ग्रुप ऑफ लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स थे, एक्टिविस्ट थे, उन्होंने अपने अपने ग्रुप बनाए और एक ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा सरकार से, जो डोमेस्टिक वायलेंस के प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन से रिलेटेड था। और इस ड्राफ्ट को उन्होंने बनाया और सरकार तक पहुंचाया, लोगों तक इसको सर्कुलेट किया। उसके बाद कुछ मीटिंग्स हुई, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग हुई, अलग अलग महिला ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल कमीशन जो है महिलाओं का, उसके साथ ये मीटिंग्स हुई और सब लोगों ने अपने सबमिशन दिए, अपनी रिपोर्ट्स दी पार्लियामेंट के समक्ष जा कर के कि हमारे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। तो लास्ट में 2002 में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ। पहले ही बता चुका हूं कि बिल जब तक कोई भी नियम जो बनने के लिए संसद भवन में, लोकसभा में और राज्यसभा में रखा जाता है, तब तक उसको बिल कहते हैं। और जैसे ही वो बिल लोकसभा से और राज्यसभा से पास हो जाता है और उस पर राष्ट्रपति अपने साइन कर देता है, तब वो एक्ट बनता है, कानून बनता है। तो ये बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें जो जो प्रोविजंस लोगों को चाहिए थे वो प्रोविज़न थे ही नहीं। तो लोगों ने फिर से आंदोलन किया। तो फाइनली 2005 में एक बिल पारित हुआ, जिसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पारित कर दिया। फिर राष्ट्रपति की सहमति के लिए उसको भेजा गया और लास्ट में 2006 में, 2005 में तो वो इंट्रोड्यूस हुआ, तो 2006 में ये कानून बना, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006। तो क्या इस तरह के जो कोई भी कानून बनते हैं संसद भवन में, क्या कोई कानून अनपॉपुलर भी हो सकता है, कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है कि उस पर लोगों को वो कानून पसंद नहीं आया हो जो पार्लियामेंट ने बनाया? चलिए देखते हैं। वेयर द पार्लियामेंट पासेस लॉज एंड टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर, वो अनपॉपुलर भी हो सकता है, लोगों को पसंद नहीं भी आ सकता है। समटाइम्स ए लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, कभी कभी कोई कानून संवैधानिक रूप से सही होता है, वैलिड होता है, लीगल भी होता है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आ सकता है।
अब जब कभी आप बाज़ार में जाते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको बाज़ार में जब आप जाएं तो जो पेवमेंट्स हैं उन पे किसी तरह का कोई भी ठेला, कोई भी वेंडर आपको ना मिले और आप बाज़ार में आसानी से चल सकें। और अगर आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाते हैं तब उसमें भी आपको आसानी हो, ऐसा आप चाहते हैं। तो वेरियस म्यूनिसिपल लॉज on the use of space within municipal limits often make hawking and street vending illegal to keep the public space open so that people can walk। तो अब आपके हिसाब से तो यह कानून सही हो गया कि जो वेंडर्स वहाँ पे, जो हॉकर्स और वेंडर्स वहाँ खड़े रहते हैं, उनको वहाँ से हटा दिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कि आप यहाँ पर खड़े रह करके कोई भी चीज़ नहीं बेच पाएंगे वेंडर्स को और हॉकर्स को। लेकिन क्या ये जो कानून है हॉकर्स और वेंडर्स के हिसाब से सही हुआ? नहीं, ये उनके हिसाब से सही नहीं हुआ। हॉकर्स एंड वेंडर्स प्रोवाइड इसेंशियल सर्विसेज। ये बहुत ही जो इसेंशियल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं वेरी चीप, बहुत ही सस्ते रूप से। आप किसी भी ठेले वाले के पास जाकर के जो कोई चीज़ खरीदते हैं वो आपको सस्ती मिलती है। और अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हो जहाँ मार्केट 10-12 किलोमीटर दूर हो तो वहाँ पे ऐसे हॉकर्स और वेंडर्स काफ़ी उपयोगी हो जाते हैं। तो अगर उनसे आप कहेंगे कि ये जो पेवमेंट्स है यहाँ पे आप खड़े नहीं रहेंगे तो ये मुश्किल भरा काम हो सकता है। तो सिटीजन कैन प्रोटेस्ट। अब क्या क्या कर सकते हैं जो वेंडर्स हैं, जो हॉकर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं एज ए सिटीजन? अगर ऐसा कानून कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना ले तो वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं, सॉलिडरिटी शो कर सकते हैं, और जो अनजस्ट लॉज बने हैं, जो अनुचित कानून बने हैं, उनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो बीइंग ए गुड सिटीजन, अवेकन सिटीजन, हमें एक अच्छे नागरिक के तहत हमें अपने एमपीज़ और सरकार की आलोचना करनी चाहिए जहाँ कहीं इसकी आवश्यकता हो। अगर कोई अनपॉपुलर कानून बनता है तो हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए ताकि पार्लियामेंट अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें और हमारे रिप्रेजेंटेटिव अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। ये 3 फोटोग्राफ्स दी गई हैं। डेमोक्रेसी में आप अपनी बात सरकार तक अलग अलग तरीके से पहुंचा सकते हैं, तो उसके ये 3 तरीके हैं। इन तीनों तरीकों को आपको जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि इन तीनों तरीकों में, इन तीनों फोटोज़ में लोग क्या कर रहे हैं। एक मैं आपको बता सकता हूं कि जिसमें एक कोई बीमार महिला आपको दिख रही होगी, इसने शायद भूख हड़ताल की होगी और उसके बाद में उसकी तबीयत बिगड़ गई होगी। तो जनरली लोग अपनी बात मनवाने के लिए भूख हड़ताल भी करते हैं। बाकी 2 आप सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर नहीं होता है तो कमेंट करें। एक एग्जाम्पल है रोज़ा पार्क्स का। तो अमेरिका में एक कानून था कि बस के एक पर्टिकुलर हिस्से पे केवल वाइट लोग ही बैठ सकते हैं, और अगर वहाँ पे कोई ब्लैक बैठा है, काला व्यक्ति बैठा है या कोई भी काला बैठा है, और अगर वहाँ पे कोई वाइट आ जाए तो उसको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी। तो रोज़ा पार्क्स नाम की एक महिला ने ऐसे ही एक दिन अपनी सीट को खाली करने से मना कर दिया, और उसके मना करने की वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ जिसको कहते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट। और फिर बाद में बहुत सारे ब्लैक्स ने मिलकर के एक पूरे देश में, यूएस में एक आंदोलन ही छेड़ दिया। उसके बाद लास्ट में 1964 में एक कानून बन गया जिसे कहते हैं सिविल राइट्स एक्ट 1964। इसके बारे में आपको जानना चाहिए। फिर कुछ एक ग्लोसरी हैं, ये आपके चैप्टर के लास्ट में दी गई हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करें। ये कुछ और ग्लोसरी हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एनसीईआरटी बुक्स, इंटरनेट एंड गूगल, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, मेरे व्यूअर्स का। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, प्रेस द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।